नमस्कार। आज हमारे सामने जो सामग्री है वो बिहार के बारे में है और ये सिर्फ कुछ नोट्स नहीं है, ये एक पूरे राज्य का एक्सरे है, मतलब इसके इतिहास से लेके आज की चुनौतियों तक। तो चलिए देखते हैं कि इन पन्नों में क्या छिपा है और बिहार की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? किसी भी जगह को समझने के लिए उसके नाम को समझना जरूरी है। बिहार का नाम विहार शब्द से आया है ना? बिल्कुल। 12वीं सदी के आसपास इस इलाके में बौद्ध मठों यानी विहारों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो तुर्की आक्रमणकारियों ने इस पूरे क्षेत्र को ही विहारों की भूमि कहना शुरू कर दिया और वहीं से ये नाम बिहार पड़ गया। लेकिन आज हम जिस बिहार को नक्शे पर देखते हैं, उस तक पहुंचने का सफर काफी लंबा और दिलचस्प रहा है। हाँ, क्योंकि ये हमेशा से ऐसा नहीं था। सामग्री में सबसे पहली अहम तारीख दी गई है 12 दिसंबर 1911, दिल्ली दरबार का दिन। ये एक तरह से आधुनिक बिहार का जन्मदिन माना जा सकता है। एक तरह से, हाँ। उस दिन ये घोषणा हुई कि बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और ओडिशा को अलग कर एक नया प्रांत बनाया जाएगा और इसी घोषणा को हकीकत में बदला गया 22 मार्च 1912 को। इसीलिए तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था, ये इस क्षेत्र को एक नई पहचान देने जैसा था, अपनी अलग राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान। लेकिन ये पहचान भी बदलती रही। 1936 में ओडिशा अलग हो गया और फिर आया साल 2000, जब 15 नवंबर को बिहार का दक्षिणी हिस्सा अलग होकर झारखंड बन गया। ये बंटवारा तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा। ये सिर्फ झटका नहीं था, इसने बिहार की आर्थिक कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, राज्य का लगभग 46% भूभाग चला गया और ये सिर्फ जमीन नहीं थी, ये वो हिस्सा था जहां बिहार की सारी खनिज संपदा थी, कोयला, लोहा, बॉक्साइट। जो राज्य कभी भारत की खनिज राजधानी बनने की क्षमता रखता था, वो रातों रात अपनी अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरह से खेती पर निर्भर हो गया। इस एक घटना ने बिहार के विकास की दिशा ही मोड़ दी। और शायद यही वजह है कि बिहार की पहचान अब उसकी जमीन से ज्यादा उसके लोगों और उसकी संस्कृति से जुड़ी है। चलिए राज्य के प्रतीकों को देखते हैं। राजकीय पशु बैल, पक्षी गौरैया, फूल गेंदा और पेड़ पीपल। ये प्रतीक चुने जाने के पीछे भी कोई खास वजह होती होगी? जरूर होती है। देखिए, ये प्रतीक उस राज्य की आत्मा को दर्शाते हैं। बैल को देखिए, ये कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है, मेहनत का। गौरैया जो अब शहरों से गायब हो रही है, वो प्रकृति के साथ सीधे साधे जुड़ाव को दिखाती है। लेकिन सबसे गहरा प्रतीक है पीपल का पेड़, बोधि वृक्ष, जहां बुद्ध को ज्ञान मिला। ठीक वही। पीपल सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि ज्ञान, अध्यात्म और बिहार की उस ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि बिहार के राजकीय चिन्ह में भी 2 स्वास्तिक के बीच इसी बोध वृक्ष को जगह दी गई है। ये सीधा सीधा संदेश है कि ये ज्ञान की धरती है। वाह! और इस पहचान में हिंदी और उर्दू जैसी भाषाएं और देशी मांगुर जैसी मछली भी शामिल हैं। ये सब मिलकर बिहार की एक तस्वीर बनाते हैं। अब जरा इस तस्वीर के फ्रेम को देखते हैं, यानी इसका भूगोल। नक्शे पर देखें तो ये एक आयताकार रेक्टेंगुलर शक्ल का राज्य लगता है। हाँ, और इसकी लोकेशन बहुत खास है। ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है और गंगा के विशाल उपजाऊ मैदान के दिल में बसा है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी। ताकत और कमजोरी एक साथ, वो कैसे? ताकत इसलिए क्योंकि हिमालय से आने वाली नदियां अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी लाती हैं, वो इस मैदान को दुनिया के सबसे उर्वर इलाकों में से एक बनाती हैं। खेती यहाँ की जान है। लेकिन यही नदियां, खासकर कोसी, हर साल जब उफान पर आती हैं तो विनाशकारी बाढ़ भी लाती हैं। मतलब एक तरफ नदियां वरदान है तो दूसरी तरफ अभिशाप भी। और शायद इसमें इस बात का भी हाथ है कि समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई सिर्फ 53 मीटर यानी करीब 173 फीट है। मतलब ज्यादातर इलाका बहुत समतल है, जिससे पानी का निकलना मुश्किल हो जाता होगा। बिल्कुल, जरा सी ज्यादा बारिश होने पर पानी फैल जाता है और इस मैदानी भूगोल का सीधा असर यहाँ के मौसम पर पड़ता है। यहाँ की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी कहते हैं। मतलब बहुत गर्मी, अच्छी बारिश और फिर ठंड। किशनगंज में बंगाल की खाड़ी नजदीक होने से बहुत ज्यादा बारिश होती है,
तो औरंगाबाद और गया जैसे इलाके सूखे और गर्म रहते हैं। ये विविधता भी बिहार की एक पहचान है। और ये विविधता इसकी सीमाओं पर भी दिखती है। उत्तर में नेपाल के साथ एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 729 किलोमीटर। ये तो बहुत अहमियत रखती होगी। बहुत ज्यादा। ये सिर्फ एक सीमा नहीं है, ये संस्कृति, व्यापार और रिश्तों का एक गलियारा है। बिहार के 7 जिले सीधे नेपाल से जुड़े हैं। दोनों तरफ के लोगों में रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। इसके अलावा पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से इसकी सीमाएं लगती हैं। इतने बड़े और विविध राज्य को चलाने के लिए एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा भी चाहिए होगा। सामग्री में इसका पूरा ब्यौरा है। 9 प्रमंडल, 38 जिले, 101 अनुमंडल और 534 प्रखंड। ये आंकड़े तो बहुत ज्यादा लगते हैं। इन आंकड़ों के पीछे का मकसद समझिए। प्रशासनिक तौर पर बिहार को बहुत गहराई तक बांटा गया है। मतलब 9 प्रमंडलों से लेकर 8000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों तक, ताकि शासन हर दरवाजे तक पहुंच सके। प्रमंडल यानी डिवीजन, जो कि कई जिलों का एक ग्रुप होता है, वो सबसे बड़ी इकाई है। तिरहुत, मगध, पटना, इन नामों को सुनिए। ये सिर्फ प्रशासनिक इकाइयां नहीं है, इनके पीछे सदियों का इतिहास और संस्कृति जुड़ी है। और फिर आती है राजनीतिक व्यवस्था। यहाँ द्विसदनीय विधानमंडल का जिक्र है। विधानसभा और विधान परिषद, ये 2 सदन क्यों होते हैं? सीधे चुने हुए 243 नेता होते हैं, वो पहली छलनी है। वो जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। और 45 सदस्यों वाली विधान परिषद, जहां अनुभवी और विशेषज्ञ लोग होते हैं, वो दूसरी छलनी है। ये एक तरह से हाउस ऑफ एल्डर्स का काम करती है। इससे जल्दबाजी में कोई गलती होने की गुंजाइश कम हो जाती है। अच्छा। और राष्ट्रीय राजनीति में भी बिहार का अच्छा खासा दखल है। लोकसभा की 40 सीटें और राज्यसभा की 16। यहाँ सीटों के आरक्षण का भी जिक्र है, खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। हाँ, ये भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जो यह सुनिश्चित करती है कि समाज के पिछड़े और वंचित तबकों को भी राजनीतिक प्रक्रिया में बराबर की हिस्सेदारी मिले। विधानसभा में एससी के लिए 38 और एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। ये दिखाता है कि लोकतंत्र को समावेशी बनाने की कोशिश की गई है। चले अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद बिहार की कहानी का सबसे अहम पहलू है। यहाँ के लोग। 2011 की जनगणना के आंकड़े दिए गए हैं और ये सच में चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल। पहला आंकड़ा तो है कुल आबादी 10.40 करोड़ 2011 में, जो इसे देश का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य बनाता है। लेकिन जो आंकड़ा सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है जनसंख्या घनत्व। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये भारत में सबसे ज्यादा है। पर इस नंबर का असर में मतलब क्या है? इसका असल मतलब समझने के लिए कल्पना कीजिए, भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 400 से भी कम है। मतलब बिहार में राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना ज्यादा लोग उतनी ही जमीन पर रह रहे हैं। इसका सीधा असर हर चीज पर पड़ता है। जमीन, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, पानी, बिजली, हर बुनियादी सुविधा पर भारी दबाव पड़ता है। ये बिहार की सबसे बड़ी जमीनी हकीकत है। और इसी हकीकत से जुड़ी एक और चुनौती है साक्षरता। कुल दर 61.8% है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। लेकिन जो बात मुझे ज्यादा परेशान कर रही है वो है पुरुषों और महिलाओं के बीच का फासला। पुरुषों की साक्षरता 71.2% और महिलाओं की सिर्फ 51.5%। ये तो लगभग 20% का अंतर है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब ये है कि 2011 में बिहार की लगभग आधी महिलाएं एक साधारण चिट्ठी या अखबार भी नहीं पढ़ सकती थीं। ये सीधे तौर पर उनके स्वास्थ्य, आर्थिक आत्मनिर्भरता और पूरे परिवार के भविष्य को प्रभावित करता है। हालांकि पिछले दशक में इसमें बहुत सुधार हुआ है, लेकिन ये खाई पाटना आज भी एक बड़ी सामाजिक प्राथमिकता है। लेकिन क्या इस घनी आबादी को सिर्फ एक चुनौती के तौर पर देखना सही है? कई लोग इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसांख्यिकी लाभांश भी कहते हैं। क्या बिहार इसका फायदा उठाने की स्थिति में है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है कि आपकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवा और कामकाजी उम्र का है। बिहार के पास ये दौलत है। यहाँ की 50% से ज्यादा आबादी 25 साल से कम उम्र की है। ये ऊर्जा से भरे हुए लोग हैं। अगर इन युवाओं को सही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मौके दिए जाएं, तो ये बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करने में नाकाम रहते हैं, तो यही डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक डिजास्टर, मतलब एक आपदा में बदल सकता है।
यही बिहार के भविष्य का सबसे बड़ा दाव है। और राज्य के अंदर भी काफी असमानता है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण तो सबसे छोटा शिवहर, आबादी में पटना सबसे बड़ा तो शेखपुरा सबसे छोटा, और शिक्षा में रोहतास सबसे आगे हैं। ये दिखाता है कि एक बिहार के अंदर भी कई बिहार बसते हैं। एकदम सही कहा। एक तरफ विशाल पश्चिमी चंपारण है जिसका बड़ा हिस्सा जंगल है, तो दूसरी तरफ छोटा सा घनी आबादी वाला शिवहर। ये विविधता योजना बनाने वालों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है कि वो हर इलाके की जरूरत के हिसाब से नीतियां बनाएं। आपने जंगल का जिक्र किया तो वन्य जीवों की बात भी कर लेते हैं। कृषि प्रधान राज्य होने की छवि के बावजूद यहाँ वन्यजीव संरक्षण पर भी काम हुआ है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का नाम सबसे पहले आता है, और आना भी चाहिए। ये बिहार का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है और बाघों का एक महत्वपूर्ण ठिकाना है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। बेगूसराय की कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है और प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग है। फिर रोहतास में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है जो राज्य का सबसे बड़ा है। जमुई में नागी नकटी पक्षी अभयारण्य भी हैं। ये सब दिखाता है कि बिहार अपनी जैव विविधता को बचाने के लिए भी प्रयास कर रहा है। और अब आते हैं उस चीज पर जो शायद बिहार की सबसे मजबूत पहचान है, उसकी संस्कृति और कला। मधुबनी पेंटिंग का नाम तो दुनिया भर में मशहूर है। हाँ, इसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। ये सिर्फ एक कला नहीं, एक परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी माँ से बेटी को मिलती रही है। ये कला इतनी जीवंत है कि ये सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि घरों की दीवारों से लेकर अब तो ट्रेनों और सरकारी इमारतों पर भी नजर आती है। और इस सांस्कृतिक खजाने में अब जीआई टैग वाले उत्पाद भी जुड़ गए हैं। मुजफ्फरपुर की शाही लीची, भागलपुर का कतरनी चावल और जर्दालू आम, मगही पान। ये जीआई टैग क्या होता है, इसे जरा आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये एक तरह का सर्टिफिकेट है जो किसी उत्पाद को उसकी खास भौगोलिक पहचान की वजह से मिलता है। जैसे शाही लीची सिर्फ मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के मौसम और मिट्टी में ही वो खास स्वाद और खुशबू पा सकती है। ये टैग इस बात की गारंटी देता है कि उत्पाद असली है और उसी इलाके से आया है। इससे न सिर्फ स्थानीय किसानों को उनके उत्पाद की बेहतर कीमत मिलती है बल्कि ये उस इलाके की विरासत को भी बचाता है। तो इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि बिहार विरोधाभासों का एक अनूठा संगम है। यहाँ ऐतिहासिक गौरव है तो भविष्य की बड़ी चुनौतियां भी हैं। उपजाऊ जमीन है तो बाढ़ की तबाही भी, विशाल युवा आबादी है तो रोजगार की कमी भी। बिल्कुल। और ये सब जानने के बाद एक विचार मन में आता है। हमने बात की कि झारखंड बनने के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था मानव संसाधन पर निर्भर हो गई, और हमने ये भी देखा कि बिहार की सांस्कृतिक विरासत कितनी गहरी है। तो सोचने वाली बात यह है कि बिहार के उज्जवल भविष्य का रास्ता कहाँ से निकलेगा? क्या सिर्फ अपने युवाओं को डॉक्टर, इंजीनियर बनाकर बाहर भेजना ही समाधान है, या फिर अपनी इसी अनूठी सांस्कृतिक विरासत को एक ग्लोबल ब्रांड बनाकर दुनिया को बिहार की तरफ खींचने में असली अवसर छिपा है? शायद इसका जवाब दोनों के संतुलन में ही है।